welcome to our channel, welcome to my class. So in previous class we discussed about blood, their function, the basic nature of blood, the basic concepts of blood. But now our lecture is about composition of blood. ठीक है, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड किससे बना है, ब्लड में क्या क्या मिक्सचर है. ब्लड तो एक फ्लूइड है, वी ऑल नो अबाउट दैट. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, नाउ ब्लड में कंपोजिशन क्या क्या, मतलब कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ब्लड अब मैं आपको बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ब्लड जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है. नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम ब्लड को देख नहीं सकते ना, ब्लड के बीच में से हम आमने सामने आर पार चीजें नहीं देख सकते. ठीक है, ब्लड हमें जब फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, अगर हम किसी ग्लास में किसी स्लाइड में अगर हम क्या करते हैं, ब्लड को कोट करते हैं, तो हम उस स्लाइड के आमने सामने नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते हम. ठीक है, तो ब्लड जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट इन नेचर है, मतलब उसके आर पार नहीं देख सकते हम. दूसरा कंसेप्ट लिक्विड स्टेट में होता है, वी ऑल नो अबाउट द लिक्विड स्टेट. तो जो इसका लिक्विड है, एक्चुअली ब्लड में एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड होते हैं. मैं आपको सॉलिड का इसलिए बताती हूँ, देखो जब हमें कभी कट लगता है या कहीं पे ब्लड गिरा हुआ है, एक टाइम पे बोले वो लिक्विड होता है, बाद में क्या होता है, बाद में वो सूख जाता है. इट मीन्स उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट, सिर्फ लिक्विड ही नहीं है. ब्लड सिर्फ लिक्विड ही नहीं है, बेशक वो लिक्विड स्टेट में होता है, फ्लूइड इन नेचर में होता है, हमें दिखता है, लेकिन उसके अंदर सॉलिड नेचर भी है, सॉलिड थिंग्स भी हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड नेचर अपना शो करता है. अब होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मैंने लिखा हुआ है. होमोजीनियस का मतलब है जब मिक्सचर हमें सेम दिख रहा है, बाय सीइंग इट, जब हम देख रहे हैं तो वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है. लेकिन जब हम उसमें उसको अलग करते, जब हम उसका लिक्विड पार्ट को अलग करते, तो वो हेटेरोजीनियस इन नेचर होता है. तो ब्लड का कोई नेचर अगर हम कहेंगे होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, एक्चुअली में इसका दोनों नेचर होते हैं. होमोजीनियस होता है बाय सीइंग इट, जब वो लिक्विड स्टेट में है. हेटेरोजीनियस हो गया जब उसके लिक्विड को अलग करते, लैब में लिक्विड को जब उसके अलग करते तो उसमें सॉलिड कंपोनेंट होते हैं. अब लिक्विड और सॉलिड में कौन कौन से होते हैं, लिक्विड में प्लाज्मा आता है, ठीक है, और सॉलिड में इसके सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ठीक है, अब होता क्या है ये सब, इसके बारे में ये क्या, यही सब कंपोनेंट्स है, इन्हीं कंपोनेंट से मिलके ब्लड की बना हुआ है, ब्लड की मिक्सचर बना हुआ है. मिक्सचर जो ब्लड में तैयार हुआ है वो यहीं पे हुआ है. अब थोड़ा बहुत मैं जनरली कंसेप्ट अगर आपको ब्लड का दूं, ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का कलर होता है रेड. ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से रेड कलर होता है, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन. कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन. आप ये भी लिख सकते हैं एच, यही चीज है हेमोग्लोबिन. अब ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन ये पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर दिखता है. ठीक है, हेम जो होता है ना, एक्चुअली में ये आयरन से रिलेटेड होता है वर्ड. ऐसे हेम ब्लड जो होता है, वर्ड जो होता है डिराइव करता है फॉर ब्लड के लिए, हेम वर्ड जो होता है डिराइव करता है ब्लड के लिए. और ऐसे हेम जिसको बोलते हैं वो आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस के लिए होता है, आयरन. और जो ये ग्लोबिन होता है ये होता है प्रोटीन. ग्लोबिन जो है ये होता है प्रोटीन. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन ये पिगमेंट है. ठीक है, ये पिगमेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कलर देता है ब्लड को, रेड कलर देता है. ओके, अब हमने यहाँ पे इसके ब्लड के कंपोनेंट्स जो में प्लाज्मा में क्या है और अदर एलिमेंट्स में क्या है इसके बारे में पढ़ना है. जो ब्लड है, हमारे ब्लड में जो फ्लूइड स्टेट होती है, जो लिक्विड स्टेट होती है, उसमें आ जाता है प्लाज्मा. और जो अदर स्टेट्स जो होते हैं, अदर एलिमेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, उसमें आ जाते हैं ये सेल्स, ये सॉलिड स्टेट वाले सेल्स आ जाते हैं. इनको कॉर्पसल्स या सेल्स भी बोलते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्स आ जाएंगे और फ्लूइड में प्लाज्मा आ जाएगा, जो ये 55% होता है और ये 45% होता है. अब प्लाज्मा में क्या क्या आता है, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर. प्लाज्मा का जो एक्चुअल कलर होता है वो येलो कलर होता है और ये फ्लूइड स्टेट में होता है. और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, 90% वाटर, 8% प्रोटीन्स, 0.9% साल्ट, 0.1% ग्लूकोज एंड 1% अदर सब्सटेंसेस. ये हम बात करें सिर्फ प्लाज्मा की. प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा किससे बनके मिला हुआ है, ये हमने उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि
प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में क्या क्या कितने प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स में, मतलब अदर एलिमेंट्स में, ब्लड में एक तो प्लाज्मा है, दूसरे फॉर्म एलिमेंट्स में सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ डिराइव करते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ है, हम इसके बारे में वन बाय वन लेटर डिस्कस करें। तो ब्लड में हमने पढ़ा प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड इन नेचर होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे 55% एवरेज होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ठीक है, 90% वाटर है उसमें, ये तो पता है, दैट्स व्हाई वो फ्लूइड इन नेचर, दैट्स व्हाई वो लिक्विड इन नेचर है, ठीक। अब उसमें बाकी कंपोनेंट जो होते हैं हमने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 8% प्रोटीन होता है, 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, FAG। अब F से क्या है, F से है फाइब्रिनोजन, A से एल्ब्यूमिन, G से ग्लोबुलिन, ठीक है। अब ये करते क्या है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से सिर्फ एक एक आपको इसका पॉइंट ही जानना है, इनका फंक्शन क्या होता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है ये हेल्प करता है इन क्लॉटिंग फैक्टर में, हेल्प करता है ब्लड में क्लॉट करने में, हेल्प्स इन क्लॉट, ये तो, और इसका क्या है लिखेंगे हम, हेल्प्स इन क्लॉटिंग फैक्टर, हेल्प्स इन क्लॉट करने में ये हेल्प करता है। नाउ एल्ब्यूमिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एल्ब्यूमिन जो है ये वाटर सॉल्युबल है और ग्लोबुलिन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है वाटर सॉल्युबल है, और अगर इसके मैं फंक्शन सिर्फ एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं, तो एल्ब्यूमिन क्या क्या काम करता है। एल्ब्यूमिन की सबसे पहली बात है फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये फॉर्मेशन होती है इसकी लीवर में, फॉर्म इन लीवर। करता क्या है ये, हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन बॉडी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये एल्ब्यूमिन अगर देखो वाटर सॉल्युबल है तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। अगर वाटर सॉल्युबल, अगर ये ज्यादा आ जाए, ज्यादा अमाउंट में हो जाए और अगर इसकी डिसॉल्व हो जाए, तो अगर ये डिसॉल्व हो जाए उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा, प्लाज्मा में पड़ेगा। प्लाज्मा में इफेक्ट पड़ेगा इफ डिसॉल्व, अगर मैं ऐसे लिखे इफ डिसॉल्व, इसका इफेक्ट कहाँ होगा, ऑन प्लाज्मा में इफेक्ट करेगा। तो मतलब जो ब्लड है, ब्लड की कंसंट्रेशन जो होगी, जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होगी, विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्लाज्मा की अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब इस इंक्रीज करने से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो भी इंक्रीज कर देता है, दैट्स में जो हमारा बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई इसकी वजह से एल्ब्यूमिन अगर इफ डिसॉल्व, अगर ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, इफेक्ट उसका सबसे पहले प्लाज्मा पे पड़ता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है ये, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके कुछ इतने इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट जो है वो आपको बता दिए। ये लीवर में बनता है और हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। नाउ ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन वाटर इनसॉल्युबल है और ये भी प्रोटीन में ही आता है। ग्लोबुलिन एक्ट करता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो एक्ट करता है एज डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी इंफेक्शन आ रही है, कोई हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज बनाता है, सिंपल सी बात है, ये एंटीबॉडीज बनाता है जो एक्ट करती है अगेंस्ट एज इन्फेक्शन, एज एंटीजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको तो ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि एंटीबॉडीज, एंटीजन ये क्या चीजें होती हैं, ये उसको समझ आ जाएगा। बट वहां पे तो मेडिकल स्टूडेंट या नॉन मेडिकल तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे सिंपल कॉम्पिटिटिव हिसाब से कि ग्लोबुलिन का काम क्या है, ग्लोबुलिन का काम है एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब वो हमारी बॉडी को बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रही है, कोई एंटीजन आ रहा है बाहर से, कोई उसको हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज डिफेंस मैकेनिज्म और ये एज एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है।
तो ये कुछ प्रोटीन्स के जो प्लाज्मा के अंदर कंपोनेंट था, तो उसके अंदर 8% प्रोटीन्स में क्या क्या मेन प्रोटीन जो है FAG, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रोजिन हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर में, ये वाटर सॉल्युबल और ये वाटर इनसॉल्युबल है। एल्ब्यूमिन जो है ये लीवर में बनता है और ये हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में। और दूसरा, अगर ये ज्यादा आ जाए, ज्यादा डिसॉल्व हो जाए प्लाज्मा में, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा इससे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट हम जो बाकी सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में, तो 9% साल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पढ़ लिया, वाटर जो 90% होता है। अब नाउ साल्ट के बारे में हम बात करें, साल्ट में जो आते हैं, जो मैंने कंपोनेंट मेन जो लिखे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। लेकिन जो बहुत मेन साल्ट में हम पढ़ते हैं, जो मेन साल्ट में आता है वो आता है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी जो होती है प्लाज्मा में, ब्लड में अगर हम बात करें, वो होती है 0.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, इतनी उसकी क्वांटिटी होती है ब्लड में, 0.9 ग्राम, मतलब 1 ग्राम भी नहीं है, 0.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात अगर ये बताऊं, जब किसी इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब किसी इंसान को डिहाइड्रेशन हो रही है, तो डिहाइड्रेशन के समय उसको एक फ्लूइड बॉडी में दिया जाता है, फ्लूइड चढ़ाया जाता है, जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जैसे फ्लूइड चढ़ाया जाता है डिहाइड्रेशन के टाइम पे। तो वो फ्लूइड जो होता है, नॉर्मल पानी जो नहीं चढ़ाते, ठीक है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मल सलाइन होता है, थोड़ा सलाइन होता है। सलाइन का मतलब जैसे थोड़ी सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो, सलाइन का वर्ड मतलब होता है। तो उसको क्या होता है, नॉर्मल सलाइन उसको दिया जाता है, जिसमें क्वांटिटी जो होती है सोडियम क्लोराइड की डाली होती है, जिसमें कितनी क्वांटिटी आती है, 0.9 ग्राम क्वांटिटी जो होती है ऑफ NaCl उसमें डाला होता है, ताकि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन और जो ये सैलिनिटी है, जो सलाइन की कंसंट्रेशन है, वो ब्लड में बराबर रहे, कोई अफेक्ट ना हो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अफेक्ट ना हो। दैट्स वाई उसको थोड़ा सा सलाइन दिया जाता है, सलाइन फ्लूइड दिया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए उस इंसान को, जिसमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड की मिनिमम क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट साल्ट। नाउ कुछ और अदर जो चीजें होती हैं बाकी साल्ट्स में ये आ जाते हैं, बाकी जो और होते हैं वो अभी हम फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो बाकी प्लाज्मा में क्या बचा, 1% ग्लूकोज एंड 1% अदर सब्सटेंसेस। तो ग्लूकोज जो होता है वो प्लाज्मा में जो होता है वो कंटेन होता है 1% होता है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्लड शुगर में ग्लूकोज का लेवल हाई, लेस या हाई हो, क्या उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर जिसको ये लेक्चर नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकता है, उसको वहां पे हमने फंक्शंस में डिस्कस किया हुआ था। नाउ नेक्स्ट है वन अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाती है। अब हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में और क्या क्या हो सकता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है प्लाज्मा में। अब ये कहाँ से आती है, जैसे कि जब हम कोई धुएं वाली जगह पे जाएं, जहाँ पे धुआं ज्यादा हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट वाली साइड पे धुआं, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी में, हम उसको इनहेल कर देते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है हमारे लिए, और ये इसलिए हार्मफुल हो जाती है क्योंकि बाकी भी देखो हेमोग्लोबिन ने ही पास करनी है। हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन क्या होता है, हेमोग्लोबिन ने ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है हमारे ब्लड से लेके ऑर्गन्स तक। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, जो इसका एक अपनी क्वालिटी, जो इसका फंक्शन है, वो बड़ी जल्दी कंबाइन कर देता है हेमोग्लोबिन के साथ। जितनी जल्दी ये भी नहीं कर सकते दोनों, तो ये बड़ी जल्दी कंबाइन कर देता है, रिएक्ट कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में फिर ये ट्रेवल करेगा। दैट्स वाई ये हार्मफुल है हमारे लिए, लंग्स के लिए हार्मफुल है। तो ये धुआं वगैरह, जब हम धुएं वाली जगह जाता हूँ तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर देते हैं। अब उसके बाद गैसेस में ये चीजें आ जाती हैं। और क्या चीजें होती है, और भी बहुत चीजें होती है, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी वाया ब्लड जो होते हैं ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में, फ्लो करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स भी डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब डक्टलेस ग्लैंड से ट्रैवल करते हैं, तो वो वाया ब्लड से ही ट्रैवल करते हैं, जहां नीड होती है हार्मोन की, वहां ट्रैवल करते हैं। हार्मोन्स हो गए, उसके बाद ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंड अदर मोर सब्सटेंसेस आ जाते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे एक्सक्रीट
मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जितना भी ये वेस्ट मटेरियल है ये भी वाया ब्लड, हमारे ब्लड में ही फ्लो करता है और ये भी प्लाज्मा में ही अदर 1% अदर सब्सटेंसेस में ये चीजें भी आ जाती हैं। कौन कौन सी आप बोली मैंने? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे हमारे वेस्ट मटेरियल हैं जो भी हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको ये समझाया, ये मैंने ब्लड के कंपोनेंट में दो चीजें बताई, प्लाज्मा एंड अदर सब्सटेंसेस है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड सब्सटेंस में, बाकी सॉलिड में आ जाते हैं, वो सेल्स आ जाते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में 55% उसकी ब्लड में क्वांटिटी है। अब प्लाज्मा की हम बात करें तो 90% वाटर होता है, 9% 8% बाकी सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, साल्ट आ जाते हैं, अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स में, जिसमें हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में जो फॉर्म्ड अदर एलिमेंट्स में ब्लड की कंपोजिशन में आते हैं, जैसे कि हमने प्लाज्मा आते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं, अदर एलिमेंट्स आते हैं। जिसमें सॉलिड की बात की जाती है, इसमें सेल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे कॉर्पसल्स की बात करें अगर, सेल्स को ही कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इन्हीं को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनकी साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एरिथ्रो का क्या मतलब होता है? रेड, ठीक है। और साइट्स का मतलब होता है सेल, साइट्स का मतलब होता है सेल। साइट्स का जो साइट का वर्ड डिराइव करा सेल के लिए, एरिथ्रो जो है वर्ड डिराइव करता है रेड के लिए, तो इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब मैंने आपको ब्लड में बताया, ब्लड जो है रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होते हैं। अब ये हेमोग्लोबिन कहाँ होते हैं? हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। तो पहले तो इनकी शेप क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बाइकनकेव डिस्क शेप्ड होते हैं, जैसे डंबल होता है ना, डंबल शेप्ड होते हैं, तो बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं। और इनका डायामीटर कितना होता है? 7.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7.3 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। अब यहाँ पे आरबीसीज की जो होते हैं इनकी खासियत है ये खुद अपने सेल से स्पिट आउट कर देते हैं न्यूक्लियस को, मतलब एक तरह से न्यूक्लियस को थूकते हैं ये बाहर, मतलब फेंक देते हैं अपने सेल से बाहर। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि आरबीसी के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि ये न्यूक्लियस को भी रखे और ये हेमोग्लोबिन को भी रखे, ठीक है। तो फॉर हेमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेंट, हेमोग्लोबिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आरबीसीज क्या करते हैं? न्यूक्लियस को स्पिट आउट कर देते हैं अपने सेल से और हेमोग्लोबिन को स्पेस दे देती है, और ये इनको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है जब ये हेमोग्लोबिन को अपने पास रखते हैं एज कम न्यूक्लियस को बाहर फेंकते हैं। तो दे डोंट हैव न्यूक्लियस व्हिच मेक्स आरबीसीज मोर फ्लेक्सिबल। क्यों नहीं है न्यूक्लियस? रीजन ये है कि इनको हेमोग्लोबिन को स्पेस देनी होती है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन के साथ 4 ऑक्सीजन आयरन कंटेन जो है एक स्ट्रक्चर है पूरा, तो वो बात की बात है, इतना आता भी नहीं कॉम्पिटिटिव में। तो आरबीसी जो होते हैं कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ठीक है। क्या करते हैं? हेमोग्लोबिन को प्रोटीन है जो कंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई को न्यूक्लियस को जो होता है स्पीट आउट करना होता है अपने सेल से। अब आरबीसी में आ गया हेमोग्लोबिन। अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या करता है? जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पूरी बात बताई थी कि ब्लड के थ्रू कैपिलरीज से जो होता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऐसे मतलब लेन देन का काम लगा हुआ था वहां पे, तो मैं आपको समझाया था। तो एक्चुअली ये हेमोग्लोबिन जो होता है कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में प्यूरिफाइड ऑक्सीजन होती है उसको लेता है, और वो जहां नीडेड है, जिस ऑर्गन को नीडेड है टिश्यूज में, उनको सप्लाई कर देता है। और टिश्यू से क्या लेता है बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी में साथ में बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, दैट्स व्हाई हमें रिमूव अप करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में, और हमें खुद वहां से ऑक्सीजन लेनी होती है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो टिश्यूज में हमारी बॉडी में जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही है, जो कॉज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स को देता है, और लंग मतलब वहां पे एल्वियोलाई के पास, जिससे वो हम उसको क्या कर देते हैं? रिमूव आउट कर देते हैं। और खुद लंग्स से क्या लेता है? ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं टिश्यूज को, ऑर्गन्स को अलग अलग, ठीक है। तो क्या है? एसपी कैरीज
ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, और हमारी बॉडी से टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स को देता है। लंग्स से हम क्या करते हैं, उसको फिर एक्सहेल कर देते हैं बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, ये तो हो गए इसके फंक्शंस मेन। हाँ, इसका एक मेन फंक्शन और है, आरबीसी जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप जो बनते हैं ना हमारी बॉडी में, 8 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं ये आरबीसीज बनाता है। आरबीसीज फॉर्म ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, नाउ आरबीसीज के बारे में जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे हो जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना है, आरबीसीज कितने लाइफ स्पैन हमारी बॉडी में कितनी देर रहते हैं, इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज। आफ्टर 120 डेज जो होते हैं ये कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनका ग्रेवयार्ड एक तरह से, मतलब इनको जो दफन, जो ग्रेवयार्ड क्या होता है, जो जहां पे दफनाया जाता है सबको, तो जो इनका ग्रेवयार्ड है वो कौन है, इनका ग्रेवयार्ड है स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। स्प्लीन में मैंने आपको बताया था ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, स्प्लीन, जहां पे ब्लड को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड है जो आरबीसीज का, आरबीसीज यहाँ जाके वो जो होते हैं अपने आप को दफन कर देते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं यहाँ पे 120 डेज के बाद। बनते क्या है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और इनकी कितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी में, ये कितने होते हैं, 4 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, मतलब ये 4 से 5 मिलियन जो होता है इनकी रेंज है हमारी बॉडी में आरबीसीज के बारे में। ठीक है, तो आरबीसीज के जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने अभी बता दिया। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या व्हाइट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या कलरलेस, और साइट्स का जो मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है सेल्स। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है और इनका डायमीटर, ये भी डिस्क शेप होते हैं, और इनका डायमीटर है 14 से 16 माइक्रोमीटर। ठीक है, नाउ डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब कि ये हमारी बॉडी में जो बाहर से इन्फेक्शन कॉजेज, वायरस, बैक्टीरिया, एंटीजेंस जितने भी आते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे जो सेल्स कौन से रेडी रहते हैं, हमारे सेल्स है डब्ल्यूबीसीज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए लड़ते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है, इनका लाइफ स्पैन 13 डेज का ही है, बहुत कम लाइफ स्पैन है इनका। और ये बनते कहाँ है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, इनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड स्प्लीन, इन यहाँ चीजों में इनकी जो है फॉर्मेशन होती है। और इनका रेंज कितना है, डब्ल्यूबीसीज का रेंज कितना है, बॉडी में कितने ये बनते हैं सेल्स, 7000 से 9000 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक जो ब्लड के हिसाब से जो बनते हैं ये इतने बनते हैं, 7000 से 9000 इनकी रेंज होती है। और इम्पोर्टेंट जो इनका है रोल वो यही है कि ये फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए लड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये अगेंस्ट, मतलब ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, बट हाँ ये हमारे लिए मतलब लड़ते हैं इन्फेक्शन को, जो बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, जितने भी बाहर से कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी में अगर इनसाइड आ चुका है तो उसके अगेंस्ट जो लड़ेंगे वो डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो सेल तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, ये काम करते हैं। और आपको अगर डब्ल्यूबीसीज दिखते तो नहीं है, लेकिन हाँ डब्ल्यूबीसीज अगर आपको देखने हैं, आंख बंद करके अपनी आंख को रब करो और जब बाद में से कीड़ों की तरह से घूम रहे होते हैं ना, ये हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। हमारे डब्ल्यूबीसी सेल जो होते हैं वो हम आंख बंद करके ऐसे नहीं दिखेंगे, बट जब हम उसको रब करेंगे और जो इमेजेस बनती हैं ऐसे अलग अलग से जा रही होती है वो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आप करके देखना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। सच्ची में दिखाई देते हैं। तो हमारा भी नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को साइंटिफिक वे में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनका नाम प्लेटलेट्स क्यों, क्योंकि ये प्लेट की तरह ही होते हैं, प्लेट की तरह ही दिखते हैं, तो इसलिए इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, थ्रोम्बो का क्या मतलब होता है क्लॉट, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो दे आल्सो डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका डायमीटर क्या होता है 2 to
4 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। और इनका थ्रोम्बोसाइट्स नाम क्यों डला है? बिकॉज ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग और प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस में। अब हमें मोस्टली गर्ल्स सबको ही वैसे कोई कट लगता है, सब्जी काटते टाइम कोई कट लग जाता है, खेलते वक्त हम गिर जाते हैं, कोई कट वगैरह में लगे, हमें थोड़ी देर हमें ब्लड आता है, उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो उसके ऊपर से विस्कस नेचर का से वो इकट्ठा हो गया होता है ब्लड और वो रुक जाता है। तो ये काम कौन करता है? उसको ब्लड को रोकता कौन है? ब्लड लॉस को प्रिवेंट कौन करता है? क्लॉट कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस। और इनका लाइफ स्पैन कितना है? इनका लाइफ स्पैन WBC से भी कम है, 9 डेज का है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में का अमाउंट 3 to 5 लाख होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 2 लाख से ये नीचे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा। प्लेटलेट्स अगर बहुत कम, काउंट बहुत कम हो जाए, आपको तो पता ही होगा प्लेटलेट्स का काउंट जब मोस्टली जब डेंगू और मलेरिया आते हैं तो मोस्टली सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे स्क्रीन पे पड़ता ही है और हमारा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं। तो आज आके ब्लड में जितने भी लिक्विड हो गया या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली बहुत वर्क करते हैं। ब्लड है ही इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारे के सारे जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बताया कि क्या क्या होता है ब्लड में। ब्लड में लिक्विड फॉर्म में हमें प्लाज्मा मिल जाता है जो एक्चुअली में येलोइश नेचर होता है, और उसके अंदर मटेरियल जो होता है 90% वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, साल्ट्स होते हैं, और हार्मोन्स हो गए, गैसेस हो गई, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सब प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं फ्लूइड में होते हैं। सॉलिड स्टेट में सेल्स आ जाते हैं, कॉर्पसल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हेमोग्लोबिन के लिए स्पेस चाहिए होती है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस को स्प्लिट आउट कर देता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का काम करता है। हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से, हमें ऑर्गन्स में प्रोवाइड करता है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लंग्स को देता है ताकि हम उसको रिमूव आउट करते हैं बॉडी से, ये उसका काम है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में कलरलेस इन नेचर होते हैं, और उनका काम जो इम्पोर्टेंट है वो काम है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, बाहर से कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी में कौन तैयार होते हैं? WBCs तैयार होते हैं। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बो का मतलब ही होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये हमारी बॉडी में हमें कोई कट लगता है, ब्लड को लॉस होने में, प्रिवेंशन होने में थ्रोम्बोसाइट्स के क्लॉटिंग का काम करते हैं। और इनका अमाउंट कितना है? नंबर में वेरिएशन कितनी है? 3 to 5 लाख। सबसे ज्यादा होते हैं RBCs, 120 डेज लाइफ स्पैन है, और 4 to 5 मिलियन उनका काउंट है। इनका 3 to 5 लाख काउंट है, और उसका 7000 से 9000 काउंट है WBCs का। ये आपको रेंज याद रखनी है, इनके नाम क्या है और इनका फंक्शन क्या है, आपको ये याद रखना है, और इनका ओरिजिन क्या होता है, आपको ये चीजें याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। हमने ब्लड के फंक्शंस पढ़ लिए, हमने उसके बेसिक जो थे कैरेक्टर्स थे वो पढ़ लिए, हमने उसके कंपोजिशन पढ़ ली आज। तो अब नेक्स्ट हम इसके MCQ लेके आऊंगी। पहले मैं जितना पढ़ा हुआ है इसके सारे MCQ, और मुझे पता है विटामिन्स के MCQ नहीं मिले हैं आपको, और आई एम श्योर, प्रॉमिस करती हूँ कि ब्लड के MCQ के साथ ही आपको विटामिन्स के MCQ भी प्रोवाइड हो जाएंगे विद मेमोरी ट्रिक्स, उनको लर्न करने की ट्रिक्स के साथ। तो हमने जितना ब्लड का था इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक ब्लड के ही रिलेटेड होगा, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है इसके लिए भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह हमें अपना प्यार दीजिए, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच।